हेलो एवरीवन। सो जेई 2026 कंडक्ट हो गया है 17 मई को एंड ओवरऑल पेपर वाज वेरी वेल डिजाइंड एंड कॉन्सेप्चुअली रिच एंड जे ने जेन्युइनली टेस्ट किया है आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। However, after analyzing the paper in depth, there were few questions which might not be rigorous from physical or mathematical point of view। शायद जो जे की इंटरप्रिटेशन बन रही थी, ऑफिशियल इंटरप्रिटेशन बन रही थी ऑप्शंस की, वो शायद हमने कहीं न कहीं एम्बिग्यूटी है लैंग्वेज में। एंड जब हम इतने हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक जेईई की बात करते हैं, तो दे आर किड्स, ऐसे-ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जो बहुत ही एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं। दे हैव दिस साइंटिफिक थिंकिंग, जो बियॉन्ड जाके सोचते हैं। तो अगर ऐसे में अगर उनका जो थॉट प्रोसेस है, अगर उनकी जो रीज़निंग है दैट इज़ लॉजिकल एंड मैथमेटिकली वैलिड, तो शायद उनको पेनलाइज़ नहीं करना चाहिए। तो आज हम आज की वीडियो में यही चर्चा करेंगे उन 3 से 4 क्वेश्चन्स की, जहाँ शायद एम्बिग्यूटी है या जहाँ कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, और देखते हैं कि उनमें क्या एग्ज़ैक्ट फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स इन्वॉल्वड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो पहला जहाँ कंट्रोवर्सी हो सकती है, वो है आपका पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 4। तो सिचुएशन इज़ वेरी क्लियर कि जहाँ एक लेंस है, लेंस को एक मीडियम में इमर्स किया गया है एंड अगर आप मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेंगे, तो आपकी लेंस की जो पावर है वो कैसे चेंज होगी, राइट? तो अब इसमें अगर इसकी पावर की डेफिनेशन तो जाएँ, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी डेफिनेशन में जाते हैं। एनसीईआरटी कहती है जो आपकी पावर है, दैट पावर इज़ बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, राइट? एनसीईआरटी ने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि ये एयर में है, मीडियम में। एनसीईआरटी जस्ट सेज कि आपकी जो भी पावर है, वो दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फिर अगर मैं जेईई की तैयारी करूँ, तो ऑब्वियसली मैं सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहा हूँगा। मैं जो सबसे नेक्स्ट हायर बुक है एचसी वर्मा, मैं शायद उसमें वो उस पे रिलाई करूँगा। तो जब मैं एचसी वर्मा की डेफिनेशन पे जाता हूँ, तो एचसी वर्मा की डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि जो पावर ऑफ लेंस है इज डिफाइंड एज 1 बाय आर। अगेन एचसी वर्मा ने भी कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि पावर एयर में है या फिर मीडियम में है। तो अगर मैं अपनी थ्योरी बिल्ड भी करना चाहूँगा, तो मैं ऐसे बिल्ड करूँगा कि जो भी किसी में मीडियम में भी जाऊँगा, तो जो पावर है दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ऐसे इसके बाद मैं यूनिवर्सिटी फिजिक्स पढ़ता हूँ, वहाँ भी एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है। रेस्टिंग में भी सेम डेफिनेशन है, कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपकी जो पावर इन अ मीडियम है, वो कुछ और है। अब द पॉइंट इज़ कि कहाँ कहीं जब आप ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं या फिर आप मास्टर लेवल्स की बात करते हैं, जहाँ ऑप्टिक्स को डेडिकेटेडली एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, वहाँ मेंशन किया हुआ है कि जो पावर इन अ मीडियम है, वो म्यू ऑफ दैट मीडियम अपॉन फोकल लेंथ इन दैट मीडियम है। यस, ये गिवन है, बट दिस इज़ कंप्लीटली आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जेईई। जेईई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप किसी ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल की एक डेडिकेटेड एक टॉपिक की एक बुक उठाओ और बुक उठा के आप ये उसको थोरोली रीड करो। जेईई के स्कोप में जो है आपके पास आप एनसीईआरटी, एचसी वर्मा इस टाइप की आप बुक्स रीड कर रहे हैं, और वहाँ कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि मीडियम में क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जेईई है वो डेफ़िनिटली ए को स्टिक करेगा। इनफैक्ट अगर आप एनटीए की बात करें, तो एनटीए में भी पास्ट ईयर्स में कुछ क्वेश्चन्स आए हैं जहाँ पर उन्होंने मीडियम में पावर पूछी गई है, और एनटीए ने अपनी की में जो पावर दी है 1/एफएम के अकॉर्डिंग ही दी है। और एक बार नहीं, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन ऐसे सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और हर बार एनटीए ने इसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ही अपनी आंसर की को रखा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जो भी आपकी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, जो 12th लेवल तक हो रहे हैं, वो आपकी एनसीईआरटी तक की चीज़ों को डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो डेफिनिटली जो आईआईटी आईआईटी ए ऑप्शन को तो रखेगा ही रखेगा, बट शायद हो सकता है कि आईआईटी खुद इस डिलेमा में हो कि उसको बी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि सेकंड जो आपकी फाइनल की आएगी, वहाँ शायद आईआईटी बी को इंक्लूड भी कर ले, बट फर्स्ट की में जो आपकी प्रोविजनल की आएगी, उसमें मोस्ट लाइकली जो जेईई है, जेईई ए को ही स्टिक करेगा। और जिन लोगों ने ए किया है, मोस्ट लाइकली उनको राइट आंसर, उनको मार्क्स मिलने वाले हैं, और जिन्होंने बी किया है, आई थिंक दे शुड वेट फॉर द फाइनल की। चलिए गाइस, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन पेपर 2। तो पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा इसमें कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, जस्ट अ ट्राइप ऑप्शन इन विच इज ऑप्शन सी। सिचुएशन आपको क्लियर है, आप लोगों ने सॉल्व भी किया है कि एक चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली लगाई गई, इसलिए स्विच ऑफ किया गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड आपका स्टार्ट आपकी ऑन की गई, राइट? तो वहाँ पूछा गया है कि आपकी जो रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी वो क्या है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ करते हो, मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन करते हो, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग ना सर्कल। बट ध्यान दोगे अगर वहाँ ग्रेविटी भी है, तो पार्टिकल सर्कल में ही नहीं घूम रहा। तो जिन बच्चों ने ग्रेविटी को इग्नोर किया, उनकी जो रेडियस आएगी वो आपकी 0.5
2 मीटर्स या 20 सेंटीमीटर आ रही हो, बट एक्चुअली सिंस ग्रेविटी इज एक्टिंग पार्टिकल एक हेलिकल पथ में जाएगा विद इंक्रीजिंग पिच। अगर मैं लैंग्वेज में जाऊँ तो लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आपकी जो रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी वो क्या है। रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि मान लो मैं किसी ट्रेजेक्टरी में जा रहा हूँ, इस हेलिकल पाथ में मैं इस ट्रेजेक्टरी में जा रहा हूँ, तो अगर मैं अपना ये डीएल लेंथ का एक एलिमेंट लूँगा तो इस डीएल लेंथ की जो रेडियस बनेगी ये किसी न किसी सर्कल में जाके फिट होगा। तो ये किस सर्कल में जाके फिट हो रहा है, मुझे उसकी रेडियस आइडेंटिफाई करनी है। एंड बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से मुझे पता है कि ये जो रेडियस आती है एंड वो ऑब्वियसली ये जो हेलिकल पाथ की ये जो रेडियस है, क्रॉस सेक्शन रेडियस, उससे ये बड़ी आती है। एंड मोर ओवर ये जो रेडियस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग भी है। तो अगर कोई बच्चा इसको एनालिटिकली सॉल्व करना चाहता है तभी वो बता सकता है कि सर एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, ये वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल इस सर्कल के रेडियस से बड़ी भी आएगी और कॉन्टिन्यूसली वो टाइम के साथ साथ चेंज भी हो रही होगी, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑप्शन सी है ये कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, जस्ट अ ट्रैप सेट बाय आईआईटी। उन्होंने देखा कि कोई बच्चा इतने लेंथी और टफ पेपर में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, तो हो सकता है कि प्रेशर में वो इस चीज़ को देखना भूल जाए कि यहाँ ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है और शायद वो सर्कल मानते हुए रेडियस को रिपोर्ट कर दे। तो जिन बच्चों ने इस चीज़ में ध्यान दिया है वो वेल डिज़र्विंग है ये फुल 4 मार्क्स की। तो इसका जो आंसर होना चाहिए सही मोस्टली लाइकली ये ऑप्शन ही देने वाला है। ओके गाइस, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8 पेपर 2 का ही है। इसमें सिचुएशन अगेन आपको क्लियर है कि डायपोल है, डायपोल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करोगे डायपोल विल स्टार्ट रोटेटिंग, राइट। अब ऑप्शन बी क्या कहता है, ऑप्शन बी आपका कह रहा है कि इफ ओमेगा इज दिस देन थीटा वुड बी π/6। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो जो डायपोल है, डायपोल कुछ इस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा तब भी उसकी ये ओमेगा होगी, जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा तब भी इसकी ओमेगा यही होगी। तो देयर वुड बी टू एंगल्स π/6 एंड 5π/6। अब हुआ क्या, जब आपने इफ बोल दिया है तो देन में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देना पड़ेगा। अगर ये अदर वे राउंड होता, लाइक कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि इफ π/6 देन ओमेगा वुड बी, देन कंप्लीटली फाइन होता। बट उन्होंने ओमेगा दे के थीटा पूछा है, तो यू हैव टू रिपोर्ट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, राइट। तो उसके लिए अगर या तो आईआईटी यहाँ ये बोल देता कि पॉसिबल वैल्यूज क्या है, तो या तो वो पॉसिबल वैल्यू बोलता तो आपका ठीक है ऑप्शन बी राइट हो जाता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन इफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 देन, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, देन एक्स इक्वल्स टू 1, क्या आप इस ऑप्शन को चूज करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। x इक्वल्स टू +-1 होता तभी आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं, राइट। तो जो बच्चा बहुत ध्यान से ऑप्शन को पढ़ते हुए जा रहा है, जो बच्चा बहुत ही मैथमेटिकली भी शार्प है, वो ये चीज़ नोटिस कर रहा है कि ऐसे दो एंगल एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर इस बच्चे ने सोच के ये ऑप्शन छोड़ा है तो वो तो कहीं से गलत है ही नहीं, तो वो बच्चा तो पूरे 4 नंबर डिजर्व करता ही है। पर जो बाकी बच्चे हैं जिन्होंने बी ऑप्शन चूज किया है, उन्होंने ये मान लिया कि जब छोड़ोगे तो फर्स्ट टाइम जो आएगा वो π/6 पे आएगा, या फिर लूजली बोला है। और फिजिक्स में जब हम कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो बहुत बार कहीं ना कहीं मैथमेटिकल लूज एंड रह जाता है, तो उन बच्चों को भी किसी तरह से डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। तो जो सजेशन है वो ये है कि या तो आप डी तो दे ही दें, क्योंकि डी तो एब्सोल्युटली एक बच्चे जिस बच्चे ने ध्यान दिया है उसने डी किया है, सोच के भी छोड़ा है, तो वो तो डिजर्व करता है फुल मार्क्स। एंड जिसने बीडी भी किया है उसने भी फिजिक्स सही लगाई है, उसने भी सारा थॉट प्रोसेस राइट किया है, तो उसको भी मार्क्स मिलने चाहिए। अगर मैं किस क्वेश्चन की बात करूं तो ये कम्प्लीटली कॉन्सेप्चुअली गलत तरीके से फ्रेम किया हुआ है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो भी आपका पिस्टन है दैट इज सडनली कंप्रेस्ड, जो भी आपका पिस्टन है गैस इज सडनली कंप्रेस्ड। जब हम सडनली कंप्रेस्ड की बात करते हैं तो प्रोसेस आपकी कॉज स्टैटिक रिवर्सिबल तो है ही नहीं। इवन इफ मैंने पिस्टन को स्मूथली भी कंप्रेस किया होता, लेट्स से मैंने सडनली वर्ड यूज़ नहीं किया होता, स्मूथली भी किया होता, तब भी मैं बोलता कि देयर हैज़ टू बी अ फाइनाइट प्रेशर डिफरेंस, राइट। एंड प्रोसेस आपकी रिवर्सिबल नहीं होती। वो जब प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है तो आप पी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अप्लाई नहीं कर सकते। वो स्ट्रिक्टली तभी अप्लीकेबल है जब आपकी प्रोसेस रिवर्सिबल है।
अब देखो इसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसी साल 2026 में IMPHO का क्वेश्चन नंबर 3 आया। उन्होंने आपको 3 सिचुएशंस दी थी, वो मैं दिखाता हूँ। पहले ये देखते हैं, ये देखिए, अगर हम फोकस करें पार्ट बी पे एंड पार्ट सी, जब मैं पार्ट बी की बात करता हूँ तो उन्होंने लिखा है कि पिस्टन इज मूव क्विकली बट स्मूथली। चलो, उन्होंने बोला कि बहुत सडनली किया है, क्विक तरीके से किया है, बट स्मूथली किया। फिर उन्होंने आगे मेंशन फिर भी कर दिया क्योंकि एग्जामिनर चाहता था कि जो प्रोसेस को आप स्टिल समहाउ ट्रीट कर लो। अगर वो ये वर्ड यूज़ नहीं करते तब भी आपको प्रोसेस को इरिवर्सिबल मानना पड़ता। बट एग्जामिनर ने, पेपर सेटर ने बोल दिया है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस क्विक प्रोसेस को भी एडियाबैटिक और रिवर्सिबल ट्रीट करो, समहाउ कुछ हो रहा है तो अब आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता हूँ, पिस्टन इज मूव्ड सडनली लिख दिया, प्रोड्यूसिंग अ रैपिड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये लाइन इटसेल्फ एक्सप्लेन कर रही है कि जब आप पिस्टन को सडनली कंप्रेस करोगे तो जो प्रोसेस होगी वो इरिवर्सिबल होगी। तो ये जेई को अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन फ्रेम करना था जहाँ पर वो चाह रहा था कि बच्चे पीवी टू द पावर गामा यूज़ करें, तो जे को यहाँ मेंशन करना चाहिए था सडनली कंप्रेस्ड, एटलीस्ट वो ब्रैकेट में मेंशन कर देता, अज्यूमिंग प्रोसेस इज स्टिल रिवर्सिबल। अब देखिए कि अब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने जो बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस सब्जेक्ट था, जिनको थर्मो बहुत अच्छे से आती है, उन बच्चों ने जैसे ही क्वेश्चन रीड किया उन्होंने बोला कि सर ये प्रोसेस तो इरिवर्सिबल है, और जब इरिवर्सिबल है तो मुझे वर्क डन बाय एक्सटर्नल चाहिए होगा। अब मुझे एक्सटर्नल का प्रेशर भी नहीं पता है, बट समहाउ उन्होंने एज्यूम किया कि चलो मैं मान लेता हूँ कि कुछ एक्सटर्नल प्रेशर है, लेट्स से गैस के फाइनल प्रेशर के बराबर है। तो उन्होंने इसको सॉल्व किया और देखा कि आपके पास कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है। फिर उन्होंने उसको वापस से रीसॉल्व किया, कुछ नया जंक्शन मानिए, फिर सॉल्व किया है। अब वहाँ से कुछ ऑप्शन मैच नहीं करता, ऑब्वियसली क्वेश्चन उस तरीके से फ्रेम ही नहीं किया गया। पर बच्चा बहुत क्लियर है इस चीज़ को लेके कि सडनली किया हुआ है तो प्रोसेस इरिवर्सिबल है। अब जेईई के सिलेबस में सेकंड लॉ भी है ना? तो वो कन्विंस्ड है इस चीज़ को लेके कि सेकंड लॉ भी अब इंक्लूड हो चुका, तो डेफिनिटली वो इरिवर्सिबल प्रोसेस तो मान ही रहा होगा। अब इस पूरे प्रोसेस में वो 8 से 10 मिनट लूज़ कर चुका है। अब वो जो 8 से 10 मिनट लूज़ कर चुका है, उसे कोई आंसर नहीं आया है। अब वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया प्रॉपर्ली, उसे कोई ऑप्शन मैच नहीं किया। एज़ वेल एज़ जब वो अगले क्वेश्चन में गया तो वो एक फ़ियर के साथ गया कि मेरा लास्ट क्वेश्चन जो था वो मुझसे हुआ नहीं। एंड एट द सेम टाइम पेपर आपका टफ़र साइड पे भी है, लेंथी साइड पे भी है। तो हर एक-एक ऑप्शन, हर एक-एक क्वेश्चन ही आपका मैटर कर रहा है। तो इस केस में जेईई से तो रिक्वेस्ट ये है कि इस क्वेश्चन को बोनस किया जाए, मार्क्स रोल किया जाए। एटलीस्ट उन बच्चों के साथ ज़्यादती ना हो जिन बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है और अपना टाइम भी लूज़ किया है। इसका और कोई तरीका नहीं है कंपनसेट करने का। तो बस द बेस्ट वी कैन डू इज़ लाइक वी कैन आस्क आईआईटी टू गिव इट अ बोनस। ओके गाइस, सो ये हम कंक्लूड करते हैं एंड आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इनसाइट मिला होगा। एंड डिटेल्ड डिस्कशन के लिए एक अलग से देयर इज़ अनदर लिंक जहाँ पर आप जाके डिटेल डिस्कशन को आप देख सकते हैं। बट बहुत शॉर्ट और क्विक रखने का ट्राई किया गया है वीडियो को। बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की गई है, जस्ट कि बस ये हमारा पर्सपेक्टिव है जो आपके सामने प्रेज़ेंट किया गया है। एंड अगेन द पर्पज़ ऑफ वीडियो इज़ नॉट टू क्रिटिसाइज़ द पेपर, इन फैक्ट पेपर वाज़ वेरी गुड एंड द इंटेंशन इज़ प्योरली एकेडमिक एंड कंस्ट्रक्टिव गाइज़। सो आई होप कि आप लोगों को कुछ यहाँ से हेल्प मिली होगी एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू।